आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी में शामिल हो चुका है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया भारत को ये बोला करती थी कि भारत अपना एयरक्राफ्ट कैरियर कभी नहीं बना पाएगा और हमेशा भारत को दूसरी कंट्रियों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। 1940 के समय भारत की नेवी को दुनिया की सबसे कमजोर नेवी समझा जाता था, बट इसी नेवी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है दीपक और आज की चर्चा का विषय है भारत देश की शान आईएनएस विक्रांत। हम इस चैनल के ऊपर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने चाहने वाले यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। वैसे तो हमारी नेवी वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट नेवी है। अगर आप गुजरात के लोथल में कुछ साक्ष्यों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज से 5000 साल पुरानी थी, उस समय गुजरात के लोथल में इंडियन नेवी बिल्ड हो चुकी थी और यहाँ पे विदेशी व्यापार भी होने लग रहा था। और ये साक्ष्य न केवल भारत में मिले हैं, इवन यमन और इजिप्ट में भी ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि समुद्र मार्ग से भारत से काली मिर्च का व्यापार हुआ करता था। बट हरामी अंग्रेजों ने हमारी बुक में मॉडिफिकेशन किया और हमको ये सिखाने का प्रयास किया कि सबसे पहले 1612 ईस्वी में गुजरात के सूरत में इन लोगों ने इंडियन नेवी को बिल्ड किया था। बेसिकली सच्चाई तो ये है, 1600 ईस्वी में बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में अरबों और पुर्तगीज का कंट्रोल हुआ करता था। अब इन्हीं लोगों के कंट्रोल से अपने माल को बचाने के लिए अंग्रेजों ने एक छोटी सी नेवी को बिल्ड किया था। अपने फायदे के लिए इंडियन नेवी को बिल्ड किया था, ना कि भारतीयों के लिए। हमारा देश तो उस समय गुलाम था। जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो इन अंग्रेजों ने हमारी नेवी का प्रयोग किया और कहीं ना कहीं हमारे लोग वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में मारे गए। जब ये अंग्रेज लोग हमारे देश की नेवी को वीक बोला करते थे, उस समय भारत की नेवी ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन कंडक्ट कराए। 1965 में पाकिस्तान ने हमारे पर थोड़ी सी बमबारी करी थी। उस समय भारत की नेवी ने पाकिस्तान में तहलका मचा दिया था। हर एक जगह इतनी बम्बार्डिंग करी थी कि लोग उस समय देख के दहल गए थे। 1971 की इंडो पाक वॉर के समय इस पाकिस्तान ने हमारे आईएनएस विक्रमादित्य के 2 टुकड़े करने की कोशिश करी थी, लेकिन रियलिटी में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने इसी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। 1971 की वॉर के बाद भी भारतीय नेवी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। जब 2006 में लेबनान में बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया गया था, उसमें कुछ भारतीय लोग भी शामिल थे, तो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन सुकून कंडक्ट करवाया और सभी लोगों को सही सलामत बाहर लेके आ गए। भारत की तटरेखा 7000 किलोमीटर की है और हमारे जो दोनों पड़ोसी हैं ये दोनों ही हरामी हैं और दोनों ही हमारे दुश्मन हैं। इसीलिए हमको सर्विलांस के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत होती है। अभी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल बनने वाला है आने वाले कुछ समय में और ये बहुत बड़ा और विशाल होने वाला है। अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ा होता है साइज में। जब इसकी सर्विस की बात आती है तो 6 से 8 महीने केवल इसकी सर्विस में ही लग जाते हैं। तो इन 6 से 8 महीनों में जो तीसरा वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो दोनों साइड जो है अपना सर्विलांस की ड्यूटी पूरी कर पाएगा। क्योंकि आप खाली एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदते कुछ नहीं कर पाओगे। आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए उसके ऊपर प्लेन भी खरीदना पड़ता है, हेलीकॉप्टर्स भी खरीदना पड़ता है। आपको उतनी यूनिक टीम भी चाहिए जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को रन करा सके। तो जब इन सब चीज़ों की कॉस्ट जुड़ती है तो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो प्राइस है ना वो बिलियंस में चला जाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आईएनएस विक्रांत में हम 36 एयरक्राफ्ट रखने वाले हैं, तो इनका कॉस्ट भी आप जोड़ लीजिए। उसमें जो क्रू काम करने लग रहा होगा 1600 लोगों का, उनकी सैलरी और सर्विसेज वो भी आप जोड़ लीजिए। तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर का रफली एस्टिमेट जाता है 10 से 12 बिलियन यूएस डॉलर। वहीं पाकिस्तान का अगर आप तीनों सेनाओं का बजट भी देखोगे ना तो वो इससे कम ही कम है। तो पाकिस्तान की सच्ची औकात तो अब इतनी रह गई है कि यूएसए से और चाइना से लोन लेता जाए, उससे हथियार खरीदे और टेररिस्ट ग्रुप को फंड करता जाए, क्योंकि इसकी एक्चुअल मैदान में उतर के वॉर करने की औकात नहीं रही है। और भारत में ये लोग आके वैसे भी आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस सर्विस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है आजकल। आज से 20 साल पहले किसी हिंदुस्तानी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में ही मैन्युफैक्चर करने लग रहे होंगे। ये भारत के पूरे इतिहास में बनाया गया सबसे बड़ा शिप है जिसमें 18 फ्लोर, 14 डेक, 2300 कंपार्टमेंट है और ये अपनी ज़रूरत की इलेक्ट्रिसिटी खुद भी प्रोड्यूस कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो स्टील बनाई गई है वो एक स्पेशल तरह की स्टील है जिसको स्टील मेकिंग पीएसयू और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाया है। ये स्टील अपने आप में बहुत ज़्यादा मजबूत है और फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि समुद्र में जब एयरक्राफ्ट कैरियर तेज रफ्तार से दौड़ता है ना तो उस समय स्टील का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो बैंड ना हो जाए। जिसमें 30 एयरक्राफ्ट और 4500 टन असला बारूद हम एक बार में भर सकते हैं और पाकिस्तान को तो पूरा उड़ा सकते हैं। और इसकी पूरी कॉस्ट अगर आप जोड़ने लग रहे होंगे तो ये भारत का सबसे महंगा रक्षा उपकरण है और इसकी टोटल कॉस्ट पाकिस्तान के एक्चुअल रक्षा बजट से भी ज़्यादा है।
इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में शामिल करना प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बहुत बड़ा मूव साबित हुआ है और इनसे काफ़ी ज़्यादा वोट्स भी इनको मिलने वाले हैं। और एक्चुअल में पाकिस्तान और चाइना पे वास्तविक प्रेशर बनने वाला इस एयरक्राफ्ट कैरियर में, क्योंकि जब 1971 की हमारी वॉर हुई थी उस समय हमने देखा था कैसे आईएनएस विक्रमादित्य ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया था, कैसे हम लोगों ने आईएनएस गाजी को डुबाया था। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ना इतिहास की, ये कहीं ना कहीं इन कंट्रियों पे प्रेशर भी डालती हैं और एक्चुअल में इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट होने वाली है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारा पैसा हमारा इसके ऊपर खर्च हुआ है। बट हमको एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी ज़रूरत है, जैसा कि इस वीडियो में हमने बात करी। एक्चुअल में हमारा जो कंपटीशन है ना वो चाइना से है, क्योंकि चाइना अभी भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता चला जा रहा है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा जा रहा है। बट ये भी एक वास्तविकता आप सुन लो कि एयरक्राफ्ट कैरियर वॉर की सिचुएशन में एक बहुत आसान टारगेट होते हैं अगर आप उस पर निशाना लगाने में सफल हो पाओ तो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने चाहने वाले यार दोस्तों के साथ। मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।